बात तो सुना इससे भी क्या होगा? भिखारी ठाकुर के पुण्यतिथि के अवसर पर आज इस विद्वत जन के सामने मुझे भी खड़े होने का मौका उन्होंने दिया है। आज के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर डॉक्टर यादव को अभी आपने सुना है। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है और बहुत विनम्रता पूर्वक इन्होंने कहा कि मैंने कुछ किया नहीं, छोटा सा काम किया है। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा काम था ये। दरअसल एक बड़ा रचनाकार, बड़ा कवि जब वो मशहूर हो जाता है तो क्या दशा होती है, इसकी कल्पना करने के लिए आपको गालिब के पास जाना पड़ेगा। आप अक्सर बहुत ही घटिया किस्म की कविताएं सुनेंगे और उसमें तखल्लुस गालिब लगे हुए मिल जाएंगे आपको। कोई भी कुछ भी कहेगा और लास्ट में बोल देगा गालिब। तो भिखारी इतने बड़े रचनाकार हैं, रंगकर्मी तो हैं, पहले रचनाकार की बात करता हूं। इतने बड़े रचनाकार हैं कि भिखारी के जीवन काल में भिखारी के नाम पर फर्जी रचनाओं की जबरदस्त होड़ थी। और भिखारी ठाकुर अपनी कविताओं, अपने नाटकों का जो प्रकाशन करते थे वो भी कोई राजकमल और राधा कृष्ण के यहाँ कोई प्रकाशन तो होता नहीं था, वो सब लोकल प्रकाशकों के यहाँ होने वाली चीजें थी। उनके बीच में फर्जी और असली के बीच में फर्क करना कितना मुश्किल काम था, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और हमारे माननीय पार्षद महोदय के निजी प्रयास से, ये उस समय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक थे और ये इनकी अपनी पहल थी और इन्होंने अपनी टीम जुटाई और उस टीम के जरिए बहुत बड़ा काम किया। आज हमारे सामने में एक किताब मैं लेकर आया हूं। इस किताब का नाम है भिखारी ठाकुर रचनावली। ये एक ऐसी किताब है जिस किताब से आप ऑथेंटिक रूप से भिखारी को जान सकते हैं। और भिखारी को ऑथेंटिक रूप से जानना कई वजहों से बहुत जरूरी है, क्योंकि भिखारी के बारे में अपवाद कोई एक दो नहीं है, सैकड़ों है, तमाम किस्म के अपवाद है। भिखारी होने का मतलब, जैसा शीर्षक हम लोगों ने सिर्फ इसलिए भी चुना है क्योंकि भिखारी को समझना दरअसल ऐसा नहीं है कि आपने उनको पढ़ लिया और आप उनको समझ गए। एक बहुत ही जटिल संसार में एक रचनाकार, और वो भी एक ऐसा रचनाकार, एक संश्लिष्ट रचनाकार, एक रचनाकार जो कि बुनियादी रूप से गायक है। 6-7 वर्ष का बच्चा है, बड़ी मीठी आवाज है और गाता है तो लोग मुग्ध हो जाते हैं। और गायकी से उसकी ललक होती है रचना करने की। और जो स्कूल छोड़कर भाग गया था उसने कहा कि भैया मुझे लिखना सीखना पड़ेगा क्योंकि मुझे लिखना है। तो इस तरह से मित्रों की सहायता से, चरवाही के दिनों में मित्रों की सहायता से वो लिखना सीखता है। जीविका यापन के लिए जो पुश्तैनी धंधा है, किसी वजह से उसमें व्यवधान पड़ता है और वो आदमी बहिर्गमन, परदेश गमन करता है। विदेशिया नाटक से हम लोग भिखारी को जानते हैं। विदेशिया भिखारी के अपने निजी जीवन के अनुभवों से उपजा हुआ नाटक है कई अर्थों में। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि भोगा हुआ यथार्थ और रचनात्मक यथार्थ, इन दोनों के बीच में फर्क होता है। टी.एस. एलियट जो कहते हैं, बड़े रचनाकार वो फर्क क्रिएट करते हैं। और भिखारी चक्रधरपुर में क्या जी रहे थे और भिखारी विदेशिया नाटक में क्या लिख रहे हैं, उन दोनों को एक करने की कोई जरूरत यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी तो भिखारी का परिचय नए जीवन से, नई संस्कृति से, नए रचना कर्म से बंगाल में होता है। भिखारी ने जो अपने गांव में देखा है, भिखारी ने जो चक्रधरपुर में देखा है, इन सब से मिलकर एक बहुत ही संश्लिष्ट व्यक्तित्व बनता है
जो आरंभिक रूप में गायक था, फिर वो गीत लिखता है, उसके बाद फिर वो नाटक करता है। वो नाटक करना चाहता है, वो नाटक करना चाहता है, लेकिन वो रामलीला नहीं करना चाहता। उसने सबसे पहले हाथ आजमाया है रामलीला में, और उसने बहुत ही सफल रामलीला की है। लेकिन कोई तो वजह है जिसमें तुलसीदास को अपने आदर्श मानने वाला ये रचनाकार रामलीला तक अपने आप को सीमित नहीं करना चाहता। मैं इस बात की चर्चा खास तौर पर इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि तभी भिखारी की जटिलता आप समझ सकेंगे कि वो लगातार रामलीला खेलता है, लेकिन वो रामलीला नहीं खेलता, वो रामलीला के व्यास को खेलता है। उसका सूत्रधार रामलीला से आया है। वो अक्सर राम सीता के प्रसंगों का इस्तेमाल अपने नाटकों में करता है, लेकिन वो इसके बियॉन्ड जाने के लिए उतावला है, परेशान है, और यही वजह है कि वो रामलीला से बाहर निकलना चाहता है। क्या भिखारी को हम एक लोक रंगकर्मी के तौर पर देखें, लोक नाटककार, या फिर मतलब लोक रचनाकार? ये सवाल है जिससे हम लोगों को अभी जूझना है। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। आमतौर पर जब कोई लोक कलाकार को हम देखते हैं, तीजन बाई अभी गुजर गई, तीजन बाई पंडवानी करती हैं। तीजन बाई की पंडवानी को देखकर हम मुग्ध होते हैं। जो लोक कलाकार होते हैं वो दरअसल एक परंपरा का निर्वहन करते हैं, वो अपनी परंपरा नहीं रचते। ये उनकी क्षमता के बाहर है कि वो अपनी परंपरा रचे। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा, लेकिन लोक कलाकारों की अपनी एक दुनिया है। रामलीला करने वाले रामलीला करते हैं, बड़े रचनाकार, बड़े रामलीला करने वाले, बड़े व्यास जी मुग्ध करते हैं, लेकिन वो रामलीला करते हैं। लेकिन भिखारी इन सब से बाहर है, इन सब से बहुत आगे है। भिखारी जो कहते हैं कि भिखारी के नाच नहीं खान, भिखारी के तमाशा हवन। भिखारी कहते हैं कि भाई प्लीज आप इसको वो नाच समझिएगा मत, इसको नाच की सीमाओं में रखिएगा मत। नाच शब्द का रिश्ता भोजपुर में लंबे समय से प्रचलित एक खास तरह के फोक आर्ट फॉर्म से है। कई बार उसको लौंडा नाच कहते हैं। लौंडा नाच की लिमिटेशन क्या है कि लौंडा नाच जो है आमतौर पर वो हल्के रंगमंच को रिप्रेजेंट करता है, वो मजाक, वो होली का मौसम, होली का मजा, ये इन सारी चीजों के लिए एक ऐसा दल, एक ऐसा व्यक्ति, कभी अकेला कभी एक छोटे ग्रुप के साथ वो अपने परफॉर्मेंसेस करता है, और उसके परफॉर्मेंसेस जो हैं चुटीले हैं, उसमें मजाक है। कई दफा उसमें ऐसे मजाक भी हैं जो हो सकता है कि अश्लीलता की तरफ भी थोड़ा जाते हो, क्योंकि वो फागुन का रंग है और फागुन का वो नाच है, फागुन की वो शैली है। लेकिन भिखारी को ये नाच वाला बंदा चाहिए। ये जो लौंडा नाच का जो नायक है, ये एक लड़का है जो कि लड़की बन के नाचता है, ये चाहिए। और क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि भिखारी को स्त्री विमर्श के नाटक करने हैं। स्त्रियों के बगैर नाटक नहीं करना है, उनको वो नाटक नहीं करना है जिसमें स्त्री ना हो, चलेगा। उनको स्त्री विमर्श पर बात करनी है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भिखारी बहुत आसान व्यक्तित्व तो नहीं है। भिखारी को समझने के लिए, भिखारी की जटिलताओं को देखने के लिए मैंने निवेदन किया था कि हम बात करें कि भिखारी होने का मतलब क्या है। तो जैसे मैंने अभी बात की, हमारे माननीय सदस्य यहाँ मौजूद हैं, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं उनके सामने ये सारी बातें कर रहा हूँ। उनका जो काम है आप उसको नकार नहीं सकते, लेकिन आपको भोजपुरी प्रदेश में और भोजपुरी प्रदेश से बाहर पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे आधुनिक रंगकर्मी मिलेंगे जिनको इस तरह का एक गुमान है। उनको लगता है कि अगर वो ना होते तो भिखारी का क्या होता। बहुत सारे रंगकर्मी हैं, सैकड़ों रंगकर्मी हैं जो मानते हैं कि साहब भिखारी तो गांव में रह जाते, बस गांव के लोग, भोजपुर के लोग भिखारी को जानते, उसके अलावा भिखारी को कौन जानता। अगर मैंने भिखारी को नहीं किया होता तो ऐसे लोग जो कि जिनका दावा है कि वो अपनी
उंगली से पकड़ करके राजमार्ग पर टहला रहा है। ऐसे दावेदारों के बारे में मैं ये कहूँ, अधिकांश तो भिखारी को जानते भी नहीं है। उनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्होंने भिखारी को देखा भी नहीं है। भिखारी के सन 1971 में आज के दिन 10 जुलाई को भिखारी के निधन के बाद उन्होंने अपना थिएटर कर्म शुरू किया है, और वो उनमें से किसी का दावा है कि उसने विदेशिया शैली को जन्म दिया है, तो किसी का दावा है कि भिखारी के अनगढ़ रचे नाटकों को उन्होंने मंचनीय बनाया। और इस तरह की जो तमाम दावे हैं, इन तमाम दावों की हकीकत यह है कि एक ऐसा आदमी जो अपने समय में एक किंवदंती पुरुष बन चुका था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शायद लोकप्रियता का कोई मतलब उसके आर पार भी कोई दूसरा व्यक्ति हो, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अभी अशोक जी कह रहे थे कि वो 22-23 करोड़ की आबादी है भोजपुरियों की, तमाम तरह की कहानियां हैं। उन्होंने तो बहुत सच्ची सच्ची बातें बताई। मैं तो हो सकता है जो बोलूंगा वो सब झूठी कथाएं हो, लेकिन इतनी कथाएं हैं भिखारी को लेकर के कि डुमरांव के महाराज की बेटी का ब्याह, अब भिखारी पहुंचे ही नहीं, और बारात ने कहा कि भिखारी नहीं तो शादी कैसे। तो फिर दौड़ाया गया, मैनेजर साहब दौड़ के गए कि साहब क्या हुआ, आपको बताया था कि महाराजा की बेटी का शादी है, आप आए ही नहीं। भिखारी बोले कि सट्टा कहाँ भेज रहा है, सट्टा तो भाई नो, सट्टा हुआ ही नहीं तो फिर हम कैसे आते हैं। तो मतलब अपनी शर्तों पर जीने, अपनी शर्तों पर ड्रामा करने, अपनी शर्तों पर रंग कर्म करने का ये जो मादा है, ये जो साहस है, कहिए दुस्साहस है, ये है भिखारी ठाकुर कुछ अर्थों में। और इस तरह के दुस्साहस बाहरी जीवन में जितने हैं उससे 1000 गुना ज्यादा उनके रचना कर्म के भीतर है। उनके रचना कर्म के भीतर में जो दुस्साहस है ना, उसको देखना ही सबसे कठिन है। और शायद यही वजह है कि भिखारी को देखने के लिए जगदीश चंद्र माथुर की नजर चाह रही थी। एक सबके बूते की बात ही नहीं थी कि वो भिखारी को समझ पाता। माथुर जी के बारे में अभी माननीय सदस्य महोदय प्रोफेसर डॉक्टर यादव ने कहा कि उन्होंने उनसे ऑटोग्राफ लिया था, और ये उस दफ्तर में, उस कमरे में ऑटोग्राफ लिया था जिस कमरे के बाहर भिखारी आए तो थे लेकिन बड़े भयभीत थे, क्योंकि सामने में एक खाकी वाला बैठा हुआ था। उनको लग रहा था पता नहीं कहीं धर न ले। तो भिखारी है, भिखारी का ये विनम्र चेहरा है। और हमें इस बात को स्वीकार करने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भिखारी के अपने परिवेश, जहां पर भिखारी मतलब सरताज है, हीरो है, जहां पर भिखारी को एक नजर देखने के लिए दुनिया दीवानी है। वो चाहे भिखरिया का नाच बोल करके जाए, या भिखारी के तमाशा देखे, या भिखारी बाबू, भिखारी ठाकुर, या फिर भिखरिया, लेकिन फिर भी भिखारी के लिए पागल दुनिया है। लेकिन एक दूसरी दुनिया है, पैरेलल दुनिया है, उसी समय का हिंदुस्तान है जिसको भिखारी से शायद ही कोई वास्ता है। एक वो शहरी मध्य वर्ग है जो कि आधुनिक रंगमंच करने का दावा करता है, जिनके कुछ दावेदार ये कहते हैं कि विदेशिया शैली को मैंने रचा, मैंने गढ़ा तो जाकर भिखारी लोकप्रिय हुए। तो ये जो तमाम लोग हैं, ये जो गैप है, ये गैप एक हकीकत है। ये कोई फर्जी गैप नहीं है, ये रचा हुआ गैप नहीं है, ये सच्चाई है। हम एक ऐसे देश में पैदा हुए जहां पर एक लंबा औपनिवेशिक शासन का काल था, 200 वर्षों तक औपनिवेशिक शासन था। एक ऐसा मुल्क जिस मुल्क के भीतर में कुछ लोग आए थे गोरी चमड़ी, उन्होंने हमें ये बताना शुरू किया कि भाई आप दरअसल एक बारबरिक एज में हो और हम आपको सिविलाइज करने आए हैं। और इसका नतीजा था कि जो कुछ भी ब्रिटिश है, जो कुछ भी अंग्रेजी में है, वो आधुनिक है, और जो कुछ भी देसी है वो पिछड़ा है, पुराना है। ये एक ऐसी जटिलता है जिससे निपटना मेरे ख्याल से भिखारी की सबसे बड़ी चुनौती थी। और मैं महसूस करता हूं कि
जब उन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्म से निकल करके अपने ड्रामे रचने का प्लान किया, जिसमें रामलीला भी है, रासलीला भी है, जिसमें यात्रा भी है, जिसमें नाच भी है, तो दरअसल एक ऐसा शिल्प करने की कोशिश थी जिसमें उनके आधुनिक तथ्य, जिसमें उनके आधुनिक विचार जो हैं वो समा सकेंगे। ये भिखारी की एक बहुत बड़ी बड़ी सफलता है जिसको कि हमें स्वीकार करना चाहिए। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में जो आधुनिकता का जो पैमाना था, जिसकी बात अभी हम लोगों ने की कि अगर आप अंग्रेजी में गोबर भी लिखे तो वो आधुनिक माना जाएगा, और दूसरी तरफ अगर कोई लोकल अपने देश की भाषाओं में या फिर उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे और बोलियों में कुछ रचना करेंगे, तो वैसी हालत में उसको आप किसी भी तरह से आधुनिक होने का कोई प्रमाण दे ही नहीं सकते। सवाल ये है कि आखिर आधुनिकता का पैमाना क्या होना चाहिए? कंटेंट, फॉर्म या लैंग्वेज? औपनिवेशिक सत्ता के दबाव में अंग्रेजियत और आधुनिकता ये दोनों के दोनों पर्यायवाची थे। दूसरी तरफ फॉर्म के स्तर पर अगर आप मुक्त छंद में लिख रहे हो तो शायद आप बिल्कुल आधुनिक कविता रच रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई एक आदमी बारहमासा लिख रहा है, सोहर लिख रहा है, जतसार लिख रहा है, आप उसको कैसे आधुनिक कहें? मतलब जो एक खास माइंडसेट है, उस माइंडसेट की बात कर रहा हूं। तो उस माइंडसेट में भिखारी जतसार लिखेगा लेकिन वो आधुनिक है, ये करना है, ये चैलेंज है। और इस तरह के चैलेंजेस से भोजपुरी गुजर रहे थे। मैंने जैसा निवेदन किया है, इससे पहले कि मैं माथुर जी की बात करूं, मेरे दिमाग में एक कविता है, केदारनाथ सिंह जी की कविता है। भिखारी को समझने के लिए शायद वो कविता मददगार हो सकती है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे 20 मिनट का समय दिया गया है। मुझे लगता है शायद वो 20 का 30 हो जाए, इतना तो क्षम्य माना जाएगा। विषय कुछ और था, शहर कोई और मुड़ गई बात भिखारी ठाकुर की ओर। और वहां सब हैरान थे ये जानकर कि पीते नहीं थे वे, क्योंकि सिर्फ वे नाचते थे और खेलते थे मंच पर वे सारे खेल जिन्हें हवा खेलती है पानी से या जीवन खेलता है मृत्यु के साथ। इस तरह सरजू के कछार सा एक सपाट चेहरा, सरजू के कछार सा एक सपाट चेहरा नाचते हुए बन जाता था। कभी घोर पियक्कर, कभी वर की खामोशी, कभी घोड़े की निहनाट, कभी पृथ्वी का सबसे सुंदर मूर्ख। और ये सारे चेहरे सच थे, क्योंकि सारे चेहरे हंसते थे गहरी यातना में अपने मुखौटे के खिलाफ। और महात्मा गांधी आकर लौट गए थे चंपारण से, और चौरी चौरा की आंच पर खेतों में पकने लगी थी जौ गेहूं की बालियां। पर क्या आप विश्वास करेंगे, एक रात जब किसी खलिहान में चल रहा था भिखारी ठाकुर का नाच, तो दर्शकों की पांत में एक शख्स ऐसा भी बैठा था जिसकी शक्ल बेहद मिलती थी महात्मा गांधी से। इस तरह एक सांझ से दूसरी भोर तक, कभी किसी बाजार के मोड़ पर, कभी किसी उत्सव के बीच की खाली जगह में अनवरत चलता रहा वो अजब बेचैन सा चीख भरा नाच, जिसका आजादी की लड़ाई में कोई जिक्र नहीं। पर मेरा ख्याल है चर्चिल को सब पता था। शायद ये भी कि रात के तीसरे पहर जब किसी झुरमुट में ठनकता था गेहूं, तो नाच के किसी अंधेरे कोने से धीरे धीरे उठती थी एक लंबी और अकेली भिखारी ठाकुर की आवाज, और ताल के जल की तरह हिलने लगती थी बोली की सारी सोई हुई क्रियाएं। और अब ये बहस तो चलती रहेगी कि नाच की आजादी से रिश्ता क्या है, और अपने राष्ट्रगान की लय में ये ऐसा क्या है जहां रात बिरात जाकर टकराती है विदेशिया की लय। केदारनाथ से उन्नीस 1915 के भारत के स्वाधीनता संग्राम
1915 ईस्वी से भारत का स्वाधीनता संग्राम एक नई दिशा ले रहा था। गांधी के आते ही आजादी की लड़ाई, जो कि एक छोटे से एलीट समाज तक सीमित थी, अब वो सामाजिक परिवर्तन की ललक के साथ और आजादी की महत्वाकांक्षा के साथ गांव-गांव तक पहुंचने लगी थी। भिखारी के 12 नाटक, जो कि रचनावली में संकलित हैं, हालांकि यहाँ पर उन्हें लोक नाटक की संज्ञा दी गई है, जिससे विनम्रता पूर्वक मैं असहमत होना चाहता हूँ। भिखारी के 12 नाटक और उतने ही गीतिमय प्रस्तुतियां, कुल मिलाकर 24 यहाँ हैं, लेकिन सैकड़ों गीत हैं जो भिखारी के रचे हुए हैं। तो भिखारी के इस सारे नाटकों को अगर आप उठाकर देखें, दलित जीवन की विडंबनाएं, निर्धन समाज की परेशानियां, सामाजिक कुरीतियां और सबसे ज्यादा स्त्री विमर्श, रोजगार के लिए विस्थापन, नशाखोरी, धन के लालच में बेटी बेचने की परंपरा जैसे समसामयिक विषय भिखारी के हाथों में क्लासिक ड्रामे में तब्दील हो जाते हैं, जहां करुणा के सागर में अचानक हंसी के बुलबुले भी छूटने लगते हैं। दरअसल भिखारी के बारे में सोचते हुए, भिखारी के कंटेंट पर बात करते हुए, या भिखारी की जो राइटिंग स्टाइल है उस पर बात करते हुए एक पर्टिकुलर चीज को जरूर समझना चाहिए। भिखारी कोई मॉडर्न ड्रामेटिक थिएटर के प्लेराइट नहीं है। अक्सर हमने उनको ड्रामेटिक थिएटर की प्लेराइट के तौर पर देखने की कोशिश की है। हम उनसे उस तरह का कसावट ढूंढते हैं जैसी कसावट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और इब्सन के नाटकों में देखने को मिलती है, या हमारे मोहन राकेश में देखने को मिलती है। वो ड्रामेटिक थिएटर से आगे जाकर पोस्ट ड्रामेटिक थिएटर, परफॉर्मेटिव थिएटर, ये जो परफॉर्मेटिव थिएटर आज की दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, इस परफॉर्मेटिव थिएटर की जो जिसकी सबसे खास बात यह है कि जहां टेक्स्ट अपने आप में संकेत भर है, टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन टेक्स्ट के भीतर अभिनेता सीमित हो जाएंगे ऐसा नहीं। टेक्स्ट जो है वो दरअसल एक संकेत बनेंगे और उसके बाद अभिनेता और दर्शकों के बीच का एक रिश्ता जो कि मंच पर बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप में डेवलप होगा। जब जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं कि मैंने दुनिया में कहीं भी मंच और दर्शक के बीच का ऐसा तादात्म्य नहीं देखा, ये भिखारी ठाकुर की प्रशंसा में कहते हैं। तो दरअसल ये कहने का मतलब यही है कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि यहाँ पर दर्शक और अभिनेता मिलकर नाटक को लगातार आगे बढ़ाते हैं। वो रचना की प्रक्रिया जो है ऑर्गेनिक है और दोनों तरफ से है। ये भिखारी ठाकुर की लोकप्रियता का शायद सबसे बड़ा आधार है। आज इसी प्रकार का थिएटर दुनिया में लोकप्रिय हो। आज इस प्रकार का थिएटर है जो खासतौर पर जर्मनी में और फ्रांस में जो परफॉर्मेटिव डिजाइन के नाटक है, 4 पेज में पूरा का पूरा नाटक लिखा गया है और उसका मंचन करने में आपको 90 मिनट लगेंगे। तो इस तरह के डिजाइन और भिखारी के नाटक इसी डिजाइन के नाटक हैं, और इसी डिजाइन इसको पहचान करके अगर हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे तब हम शायद भिखारी ठाकुर के साथ बिल्कुल सही न्याय कर पाएंगे। भिखारी के गीत, भिखारी के नाटक, भिखारी के गीत आज आप काफी संख्या में सुनेंगे, इसलिए उस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं अपने को पूरी तरह से उनके नाटकों पर केंद्रित रखना चाहता हूँ। ज्यादा बातें बची नहीं है, मैं बस थोड़े में अपनी बात खत्म करूंगा। एक खास ताकत जो भिखारी की है उसकी बात मैं करना चाहता हूँ। भिखारी के यहाँ करुणा और करुणा के तुरंत बाद किसी न किसी रूप में हास्य आपको अक्सर मिलेगा। वो जो विरुद्धों का सामंजस्य जैसा एक शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहाने से चलता है, मतलब जहां पर कि आप 2 विरुद्ध रसों को आस पास लाकर खड़ा कर सकते हैं, भिखारी के यहाँ अक्सर होता है। उदाहरण के लिए आप विदेशिया नाटक को लें, पति चला गया है और पत्नी जो है वो लगातार करुणा के गीत गा रही है। वो अपने विरह में पागल है, वो सबसे बातें करती है और सबसे चाहती है किसी तरीके से उसके पति को वापस बुलाया जाए। और तभी अचानक से मंच पर नमूदार होते हैं भिखारी ठाकुर उर्फ बटोही। और ये बटोही जो है ये
रेलगाड़ी पर बैठने जा रहे हैं और इन्होंने रेलगाड़ी पर अब तक कभी कोई यात्रा की नहीं है। तो इनको मंच के ऊपर में जो ढोलकिया मिलता है उसको कहते हैं कि ए बबुआ ढब ढब। आप अचानक समझ सकते हैं कि पूरा मूड कहाँ जा रहा है। अब वो ढब ढब से वो पूछते हैं कि भाई रेलगाड़ी पर बैठना है, क्या करेंगे। वो उनको समझाता है कि आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। भिखारी कहते हैं टिकट, कितना बड़ा टिकट। तो वो बताता है कि वो कागज का छोटा सा टुकड़ा होता है, वही है टिकट। और कितना पैसा लगेगा, तो 30 रुपया। भिखारी कहते 30 रुपया लगेगा, इतना सा टिकट मिलेगा, और टिकट का होगा क्या, उसमें हम बैठेंगे कैसे। तो वो बताता है समाजी, वो ढोलकिया कहता है कि टिकट मिलेगा तब आप रेलगाड़ी में बैठिएगा। तभी कहते अच्छा टिकट में, टिकट पकड़ के कहा हमको धंसोड़ दिया जाएगा क्या, धंसोड़ देना मतलब दे विल पुश मी इनसाइड द ट्रेन, वो टिकट के सहारे। तो उनको बताते हैं कि नहीं नहीं, अगर आप बिना टिकट के ट्रेन में बैठेंगे तो आपको उतार लिया जाएगा खींच कर। तो बोले अब टिकट, जब टिकट का 30 रुपया तो ट्रेन का कितना पैसा, रेलगाड़ी का। तो नहीं नहीं, रेलगाड़ी का पैसा नहीं लगेगा। तो रेलगाड़ी का जब नहीं लगेगा तो टिकट क्यों खरीदें, रेलगाड़ी में बैठते हैं जाकर। तो हुआ कि नहीं नहीं साहब, रेलगाड़ी में बैठेंगे, अगर बिना टिकट रेलगाड़ी में बैठेंगे तो आप जेल जाएंगे, आपको दुगना जुर्माना लगेगा। तो ये भिखारी जो है एक तरीके से अपने समाज को ट्रेन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जबरदस्त एक माहौल बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वो प्यारी सुंदरी आती है, जब उसने सुन लिया है कि ये साहब कलकत्ता जा रहे हैं, तो वो कहना चाहती है कि वो मेरे पति देव जो है, मेरे सवांग जो है, वो कलकत्ता गए हैं। मतलब औरतें अपने पतियों के नाम नहीं लेती हैं, तो इसलिए वो पति बोलना नहीं चाहती। अब इसका बटोही जो है सो भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है। आपको शायद रामचरितमानस का वो प्रसंग याद आ जाए, जहां पर कि गांव की महिलाएं जो है वो सीता को राम और लक्ष्मण के साथ जंगल में जाते हुए देखती हैं। तो वो कहती हैं कि ये है कौन जिसके साथ तुम जा रही हो। तो सीता के लिए ये तो बड़ा आसान है कि वो जो मेरा देवर है, और वो आगे वाला कौन है तो कैसे बताएं कि, मतलब नाम तो नहीं ही बताएंगे, ये भी बताने में शर्म आती है कि वो मेरा पति है। तो यहाँ वो तमाशा इसी एकदम एग्जैक्टली सेम पैटर्न का तमाशा है। और बटोही जो है वो कान से ऊंचा सुनने लगते हैं अचानक, क्योंकि उनको मजा देना है, यहाँ पर हंसी के फव्वारे छुटाने हैं। तो ये तरह के तमाम चीजें हैं जो कि परफॉर्मेटिव थिएटर का मतलब एक बेजोड़ नमूना है। और इसी तरह के नमूनों से भिखारी बनते हैं। भिखारी होने का मतलब यह है, मॉडर्न ही नहीं, पोस्ट मॉडर्न थिएटर प्रेजेंटर, एक ऐसा प्रेजेंटर जो कंप्लीट प्रेजेंटर है, एक ऐसा प्रेजेंटर जो मिरेकल्स करता है। माथुर जी ने कहा कि भिखारी भरत मुनि की परंपरा का अधिनायक है। भरत मुनि की परंपरा का अधिनायक, भरत मुनि से आप परिचित हैं। भरत मुनि भी एक बड़ा मिथक पुरुष था लंबे समय तक। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में लोगों ने सुन रखा था, लेकिन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को किसी ने देखा नहीं था। रचना गायब थी, देखते कहां से आप। तो किसी को 4 पन्ने कहीं मिले, मतलब मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से लेकर के और तकरीबन 1920 तक ये धंधा चल रहा है कि नाट्य शास्त्र की तलाश हो रही है। श्रीलंका में 26 पन्ने मिल गए, तो साउथ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में, और ढेर सारे इंडोलॉजिस्ट परेशान हैं क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि ये कोई कमाल की चीज है। और सचमुच में कमाल की चीज तो थी। शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई ट्रीटाइज थिएटर के ऊपर हो नहीं सकता। तो वो मिल नहीं रही रचना। जिस समय भिखारी थिएटर कर रहे थे उस समय ये अभी नाट्य शास्त्र ढूंढा जा रहा था, मतलब इसके टुकड़े मिल गए थे। लेकिन सन 1920 के आसपास में 36 अध्यायों वाला पूरा का पूरा नाट्य शास्त्र मिला। 1919 में तो भिखारी ठाकुर मंच पर उतर चुके थे। 1919 से लेकर 1965 46 साल तक एक ड्रामा ग्रुप चलता रहा। 46 years
एंड माइंड यू, पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वी थिएटर, मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन पृथ्वीराज कपूर ने 1944 में पृथ्वी थिएटर स्टैब्लिश किया था और 16 साल में बत्ती गुल हो गई। सिर्फ 16 साल पृथ्वीराज कपूर अपना पृथ्वी थिएटर चला सके, काफी घाटों में चल करके। और भिखारी ठाकुर 46 साल तक लगातार थिएटर करते रहे, अपनी शर्तों पर करते रहे। और भिखारी ठाकुर नाटककार भी थे, गीतकार भी थे, गायक भी थे, अभिनेता भी थे। पृथ्वीराज के साथ बड़े नाटककार लोग थे, बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे, एक से एक। आज जो दुनिया में मशहूर है वैसे सारे म्यूजिशियंस थे। तो ये है भिखारी ठाकुर की के होने का मतलब, ये पहचान है भिखारी ठाकुर की। 1919 से लेकर के 1965 तक लगातार, जिस दिन कहा कि अब बस नाउ आई रिटायर, उस दिन वो बुढ़ा रिटायर हुआ और रिटायर होने के 6 साल के बाद मतलब वो गुजर गया। तो एक ऐसा आदमी जो कि एकदम, अगर हम लोग किसी भी हिसाब से किसी वर्णाश्रम वाले किसी भी ढांचे की कल्पना करेंगे तो उसके सबसे निचले पायदान में खड़ा हुआ इंसान था। और उसने कैसे लगातार एक खास किस्म की रचनात्मक ऊर्जा के मारे निरंतर नवीन से नवीन चीजें गढ़ी, नए शिल्प गढ़े, नया टेक्स्ट रचा, नया प्ले किया, नया डिजाइन डेवलप किया, गीत रचे। और मैं अपने माननीय सदस्य महोदय के इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उनके गीत, वो बारहमासा के बारे में उन्होंने कहा कि मलिक मोहम्मद जायसी के बारहमासे से कहीं कम नहीं होगा, मैं सहमत हूँ। बेटी बेचवा का, बल्कि हमारी बात अभी सुधा मैम से हो रही थी, उन्होंने वो दीपाली साहब वाला सुन रखा है। बेटी बेचवा में जो बेटी का जो रुदन है, वो केवल इतना भर नहीं है कि बहुत मार्मिक है, केवल इतने भर से आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। मार्मिक तो है ही, एक्सट्रीमली मार्मिक है। मतलब आप, गायिका दीपाली साहब तो एक्सप्लेन भी करती हैं और कंटिन्यूअसली रोती भी जाती है, लेकिन उसमें एक बहुत जबरदस्त कैच है। वो एक छोटी सी बच्ची है, वो अपने पिता से कह रही है कि मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे माँ की टहलनी की तरह, टहलनी मतलब इरेंट वर्कर की तरह घर में कभी जूठा मलना था, जूठा मल दिया, झाड़ू करना था, झाड़ू कर दिया। चेरी की तरह, दासी की तरह मैं लगातार रही, कसूर तो कुछ किया नहीं। तो चेरी को आपने छेरी क्यों बना दिया? चेरी मीन्स मेड सर्वेंट एंड छेरी मीन्स बकरी का बच्चा। तो आपने रुपया गिनवा लिया, पगहा धरा दिया। मेरे गले की रस्सी आपने किसी एक बुड्ढे के हाथों में पकड़ा दी, ये कहा। और तब ये कहा कि लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं सकते थे। भिखारी अपनी बेटी, मतलब अपने कैरेक्टर को, उसके जो उसका बेसिक नेचर है, उससे दूर नहीं जाने दे सकते। बेटी बाप से बहुत प्यार करती है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो कहती है कि साहब आप तो कर ही नहीं सकते थे, जरूर किसी ने आप पे जादू किया जिस वजह से ये आपने कर दिया है। तो ये है भिखारी के गीतों में जो मर्मस्पर्शी तत्व हैं, वो जो उनके डे टू डे लाइफ से, उनके अपने भोगे हुए यथार्थ से निकला हुआ सच है, उसमें है। स्त्री विमर्श से बात अपनी खत्म करेंगे। स्त्री विमर्श का एक छोर ये है, बेटी बिजवा की बेटी जो है वो रो रही है, वो पिता से कह रही है कि मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे, धर 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 के लल्लो और मोर बाबूजी। लेकिन उसके बाद वहां से आप चलें और पहुंच जाएं गब्बर घिचोर की मां के पास। गब्बर घिचोर की मां, गब्बर घिचोर जो नाटक है, मेरे ख्याल से भिखारी ठाकुर के पूरे रचना साहित्य का एकदम मुकुटमणि है, एक अद्भुत रचना है। और सबसे ज्यादा
कसी हुई रचना भी है, टेक्सचुअली भी सबसे ज्यादा कसी हुई रचना है। बहुत जगह इस रचना के भीतर में जो स्त्री है वो इस तरह की निर्दोष स्त्री नहीं है जो केवल चेरी बन के रही, मां की हर बात मानती रही। इस स्त्री के, इस नाटक के केंद्र में जो महिला है उसका पति लगभग 16 वर्षों से बाहर है, परित्यक्ता है। इस परित्यक्त जीवन के दौरान उसने गलतियां की हैं, मतलब सो कॉल्ड तथाकथित रूप से उस मोरल दुनिया की नजरों में उसने पड़ोसी के साथ संबंध कायम किया जिससे उसका बेटा हो गया। भिखारी को इससे कोई परेशानी नहीं है, वो बेटा हो गया, बेटा 14 साल का हो गया, बेटा अब कमाने लायक हो गया है, मतलब उसको अब एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, एम्प्लॉयबल चाइल्ड, और वो अपने आप में एक एसेट है। इस एसेट की सबको जरूरत है। तो पता चलता है तो बाप जो कि 16 साल से बाहर था वो आया है कि बेटा मेरा है, मैं लेकर जाऊंगा, और तर्क ये है कि साहब फेरा किससे लगा था? फेरा मेरे से लगा था। जब फेरा मेरे से लगा था तो बीवी मेरी है तो बच्चा किसका है? मेरा है। वो जो न्यायविद जानते हैं कि वो सही कह रहा था। तो पंच बुलाए गए थे तो पंच ने कहा कि हाँ बात तो सही है, ले जा बेटा ले जा तू। लेकिन तब तक दूसरा पार्टी आता है क्योंकि उसको भी इस बच्चे की जरूरत है, बच्चा एम्प्लॉयबल है। दूसरी पार्टी का कहना है कि साहब भाई इनकी तो बीवी है ना, ये तो थैली है, ये पर्स है, ये पर्स इनका है, लेकिन उस पर्स में जो चीज है वो तो मैंने रखी थी, तो वो चीज तो मेरी थी। तो पंच महोदय को लगता है कि इसकी बात में भी दम है। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई तू ले जा, तेरा ही है। और तब अंत में आती है गबर किशोर की माँ और कहती है कि बच्चा मेरी पेट में जन्मा, मेरे दूध से पला। भाई किसी दूसरे आदमी ने इतना सा कंट्रीब्यूशन किया है जितना दही बनाने के लिए जोरन का इस्तेमाल होता है। जोरन, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो जोरन का इस्तेमाल करने भर से पूरी दही का हकदार कोई और कैसे हो सकता है? और वो पंच जो कि मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग वो बिल्कुल, ये पूरी कहानी आपको बर्तोल्ट ब्रेख्ट का एक नाटक है कॉकेशन चौक सर्कल, उसके पास लेकर जाता है। कॉकेशन चौक सर्कल में जो बच्चा है उसकी अपनी माँ इस तरह के किसी भी यूज ऑफ फोर्स से उसको कोई परेशानी नहीं है। वहां पे जज के सामने मुकाबला है, 2 महिलाएं बच्चे को क्लेम करने आई हैं, एक रियल मदर है और एक मदर है जिसने उसको पाला है। तो रियल मदर को इससे कोई परेशानी, उससे कहना है कि हाँ ठीक है यूज ऑफ फोर्स के जरिए ही डिसाइड होना है तो हो जाए, लेकिन मुझे चाहिए बच्चा मिले या बच्चे की लाश। यहां पंच ने कहा कि भाई 3 क्लेमेंट है, तीनों दमदार लगते हैं, तो ऐसा करेंगे तीनों को थोड़ा थोड़ा देते हैं। उसने कहा बच्चे को काट दिया जाए, 3 हिस्सों में बांट देंगे। तो मां कहती है कि आप किसी को दे दो, मेरे को मत दो, किसी को दे दो, काटो मत, बच्चे को जिंदा रखो। और अब तक जो बहुत ही लुंज पुंज सा पंच था वो सडनली वो भिखारी का पंच, भिखारी के वो जैसा गेहवन नाग का फन की तरह, केदार जी जैसा कहते हैं वैसे वो खड़ा होता है, कहता है ले जा बेटा तेरा है। दर्द किसी को है ही नहीं, दर्द केवल तेरे को है, तो बच्चा किसी और का कैसे? बच्चा तेरा है। तो जो आदमी इस तरीके के ड्रामे रचता है वो क्या बोलियों के भीतर में कैद रह सकता है? क्या वो लोक कलाकार उसको कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो निश्चित रूप से पोस्ट मॉडर्न राइटर है। वो आज के जमाने में इतना रेलिवेंट क्यों हो रहा है, क्यों आज इतनी चर्चा हो रही है भिखारी की? क्योंकि आज हम सचमुच में एक ऐसे जमाने में हैं जिस जमाने में लघु मानव जो है वो इंपॉर्टेंट हो रहा है। जो लघु मानव पोस्ट मॉडर्न के जो आदमी आम इंसान है वो महत्वपूर्ण हो रहा है। कहानियां सीमित नहीं रह गई हैं तथाकथित नायकों तक, और ये लघु मानवों का चितेरा है भिखारी। ये यही वजह है कि श्रीमती सुधा रिजवी की एक खास मांग है। लगातार मेरे से इनकी 2-3 बार बात हुई है कि नहीं भिखारी को
भोजपुरी तक कैसे लिमिटेड रखा जा सकता है। और समस्या यह है कि भिखारी की भाषा इतनी खांटी है, खांटी शब्द भी पता नहीं आप समझ पा रही हैं, तो इतनी प्योर है कि उसमें कठिनाई तो होगी, जो लैंग्वेज से बाहर के लोगों के लिए ये कठिन है। और अनुवाद में समस्या होती है, जैसे ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की कविता का जो ब्रह्म राक्षस है उसका क्या अनुवाद होगा अंग्रेजी में या पोलिश में या फ्रेंच में। तो उसी तरीके से भिखारी के साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि भिखारी को अगर हम ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया जाना चाहिए। आएगी अलग थी, चेस थी, पर उसकी अनुवाद हुई है और काफका की भी थी और दुनिया के सभी लोगों की जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि शेक्सपियर को दुनिया के सामने एकदम समझ के लायक बनाने के लिए एक बड़ी मशक्कत हुई है, और उस मशक्कत ने शब्दों को रिप्लेस किया है। अंग्रेजी के एक शब्द को अंग्रेजी के दूसरे शब्द से रिप्लेस किया गया, उनके वाक्यों को, वाक्यांशों को बदला गया है, और यही कुछ आपको भिखारी के साथ करना पड़ेगा। ये उतना ही बड़ा और महती कार्य होगा जितना बड़ा काम हमारे माननीय पार्षद महोदय ने इस किताब के रूप में किया है। इससे छोटा काम वो नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे सहमत हूं कि ये बेहद जरूरी काम है, ये बेहद जरूरी काम है, उसको जरूर किया जाना चाहिए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हमें लगता है कि भिखारी ठाकुर अपना काम करके निकल गए। भिखारी ठाकुर को इससे क्या वास्ता कि उनका काम कब तक रहेगा कब नहीं रहेगा, ऐसा है नहीं। भिखारी को बल्कि कई दफा आपको लग सकता है कि ये प्रॉफिटिक है, लेकिन ये कोई प्रॉफिटिक नहीं है, ये दरअसल एक आदमी का कॉन्फिडेंस बोलता है। भिखारी की पंक्तियों से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। भिखारी ने कहा था कि अबही नाम भैलबा थोड़ा, अभी थोड़ा थोड़ा नाम मेरा हो गया है, अबही नाम भैलबा थोड़ा, जब या छूट जाई तन मोरा, तेकर बाद 50 बरिसा, तेकर बाद 50 बरिसा, मेरे मरने के 50 इयर्स के बाद, और तेकरा बाद 20 10 30, उसके बाद भी 20 10 30 वर्ष, तेकर बाद नाम कोई चाहिए, उसके बाद नाम होगा। ये लगता है जैसे कि भवभूति बोल रहे हैं, जैसे भवभूति कह रहे हैं कि पृथ्वी विशाल समय अनंत, कोई न कोई समान धर्मा कभी न कभी आएगा। वैसे ही भिखारी कहते हैं कि तेकरा बाद नाम होई जइहन, पंडित कवि सज्जन जस गइहन। ये 3 लोग मेरा जस गाएंगे, ये 3 लोग मेरी बात करेंगे। ये पंडित जो शास्त्री लोग हैं, जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, ये कवि, ये जो रचनाकार हैं, और ये सज्जन है, ये जो सुधी दर्शकगण है, ये तीनों के तीनों मेरा यशोगान करेंगे। ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। मैं सचमुच में बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि ये सभा जो है ये पंडितों, कवियों और सज्जनों की सभा है, और इस सभा में हम लोग भिखारी ठाकुर को स्मरण कर रहे हैं, और भिखारी ठाकुर के बताए हुए तरीके से उनको स्मरण कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सबको इस अवसर के लिए धन्यवाद। हम लोग गीत सुनेंगे। थैंक यू। बात तो सुना, इससे भी क्या